नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, अरे पंखों को खोल जरा, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आइए चलते हैं संस्कृत पैडागॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की श्रृंखला। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप पैडागॉजी से 10 प्रश्न आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल पाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्वेश्चन की बात करें तो त्रिभाषा सूत्रानुसार प्रथम भाषा भवेत। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए आंग्ल भाषा, ऑप्शन बी आधुनिक भारतीय भाषा, ऑप्शन सी हिंदी भाषा, ऑप्शन डी मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा। आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा, आधुनिक भाषा, भारतीय भाषा या हिंदी भाषा या मातृभाषा या प्रांतीय भाषा। तो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार जो प्रथम भाषा है वो हमारी है मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? भाषाया निरंतर समग्र मूल्यांकनार्थम कस्यो परिदेयम। भाषा के निरंतर समग्र मूल्यांकन के लिए क्या चीज आवश्यक है? ऑप्शन ए शुद्धोच्चारण करना, ऑप्शन बी विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम, विभिन्न प्रकार के संदर्भ से भाषा प्रयोग के अवसर या भाषा प्रयोग में सामर्थ्य होना, ऑप्शन सी उत्तम शब्दावली, ऑप्शन डी परियोजना कार्यम। तो निरंतर अगर बच्चे का समग्र मूल्यांकन करना है तो विभिन्न प्रकार के संदर्भ और भाषा प्रयोग के माध्यम से उसको सिखाया जाए। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोग सामर्थ्यम। यदि आपको पेडागोजी के अंदर विभिन्न संदर्भेषु दिखाई दे जाए तो वो ऑप्शन करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ये टैग वर्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3, अदनेस्तु अभिजात भाषाया किम निक्सा अस्ति। निम्न में से अभिजात यानी कि अभिजात भाषा अर्जन की कौन सी नहीं है, यानी कि कौन सी विधि नहीं है, क्या चीज भाषा अर्जन में नहीं है? तो वो देखें। ऑप्शन ए भाषाया 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुरातन इतिहास से लिखित साहित्य अस्ति। तो भाषा जो है वो 1500 से 200 वर्ष पुरानी इतिहास की लिखित साहित्य है। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा ऑप्शन बी भाषाया प्राचीन साहित्य महाकवि संति। भाषा को जो प्राचीन साहित्य जो है वो महाकवि द्वारा लिखा हुआ है। बिल्कुल सत्य कथन है। ऑप्शन डी देखें, भाषाया मौलिक साहित्य परंपरा स्यात् इतर भाषा वर्ग व्य उद्यम साहित्य स्वीकुयात। भाषा का जो मौलिक साहित्य है ये परंपरा पर आधारित है, इतर भाषा वर्ग और ये भाषा का वर्ग है तो साहित्य है। ये अगर पूछ रहा है इसमें कि नहीं है तो ऑप्शन सी देखें, भाषाया अनुसूचित भाषा वर्ग न सक। तो भाषा जो है वो अनुसूचित वर्ग के लिए नहीं है, अनुसूचित वर्ग के लिए नहीं। तो भाषा जो है वो किसके लिए नहीं है? तो अनुसूचित वर्ग न स्यात्। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थिना श्रवण कौशलस्य आकलनम कुरुतु शाक्य। विद्यार्थियों के श्रवण कौशल के लिए आकलन में क्या चीज उपयोग है? तो श्रवण कौशल में क्या होता है देखें। ऑप्शन ए प्रतिदिनम पुनः पुनः अभ्यास द्वारा। श्रवण कौशल में प्रतिदिन लगातार बार बार अभ्यास कराया जाए। ऑप्शन बी कथाया वर्णन कृत्वा तदुपरि बोधपरक प्रश्ने। ऑप्शन सी अधिक मौन वाचनार्थम अवसर प्रदानेन। ऑप्शन डी छात्रान भ्रमार्थम वही नीत्वा। प्रतिदिन बार बार अभ्यास कराया जाए भाषा श्रवण कौशल के लिए, सुनना कौशल के लिए। तो अभ्यास किस में कराया जाता है? बार बार तो लिखित अभ्यास कराया जाता है बच्चे से बार बार। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ऑप्शन बी कथाया वर्णन कृत्वा तदुपरम बोधपरक प्रश्न। कथा के वर्णन करते समय तत्पर बोधपरक प्रश्न होते हैं। जो कथा सुनी जाती है तो कथा सुनी जाती है, सुनने से बोधपरक प्रश्नों का निर्माण होता है। ऑप्शन सी अधिक मौन वाचन करने से अवसर प्रदान किया जाए। तो मौन वाचन इसमें नहीं होगा, श्रवण कौशल में मौन वाचन का मतलब नहीं। ऑप्शन डी छात्राना भ्रमणार्थम वही नीत्वा, छात्रों के लिए भ्रमण पर ले जाया जाए। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कथाया वर्णन कृत्वा। कथा का वर्णन करते समय तदुपरांत उसके बाद
परिबोध परक प्रश्न, उसके बाद जो प्रश्न उठते हैं तो सुनने से ही आते हैं, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है पठनस्य प्रारंभिक स्थितों, पढ़ने के प्रारंभिक स्तर पर शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए भाषा या वर्णमाला या कंठस्थीकरणम। ऑप्शन बी पठनस्य प्रभावो। ऑप्शन सी अक्षर ध्वनि समन्वय। ऑप्शन डी पठनस्य शुद्धतायाम। पढ़ते पढ़ते समय प्रारंभिक स्तर पर शिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए। भाषा या वर्णमाला का कंठस्थीकरण, वर्णमाला को याद कराया जाए, कंठस्थीकरण कराया जाए। पठनस्य पठनस्य प्रभावो, पढ़ाया जाए, अक्षर ध्वनि का समन्वय किया जाए। पठनस्य शुद्धतायाम, पढ़ने में शुद्धता हो। तो पढ़ाते समय प्रारंभिक स्तर पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अक्षर और ध्वनि का समन्वय, कि अक्षर और ध्वनि कैसे कैसे लिखी जाती है, उन्हें कैसे याद किया जाता है और कैसे उनको दर्शाया जाता है। तो सर्वप्रथम प्रारंभिक स्तर पर अक्षर ध्वनि का समन्वय होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अक्षर ध्वनि समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन कौन सा है। अदनिस्तेषु किम भाषा अधिग्रहण अधिगमो वा पारतक्यम वर्तते। इधर ध्यान दें, भाषा अधिग्रहण अधिगम में, भाषा अधिग्रहण में क्या चीज आवश्यक है। ऑप्शन ए प्रभावी शुद्धता होनी चाहिए। ऑप्शन बी भाषा या सामुख्य, भाषा को सम्मुख होना चाहिए। भाषा अधिग्रहण में भाषा सम्मुख होती है, यानी कि भाषा सम्मुख से सीखता है बच्चा। ऑप्शन सी शुद्धता होनी चाहिए, शुद्धता वेगोच्चार। ऑप्शन डी वेगोच्चारण, उच्चारण होना चाहिए। तो भाषा अधिग्रहण में बच्चा भाषा सीखता है, अपने आप सीखता है, सम्मुख जाते ही सीख जाता है। क्या जैसे माता पिता बोलते हैं तो बच्चा भाषा अधिग्रहण कर लेता है, उसे कहते हैं अर्जन। चॉमस्की की द्वारा दिया हुआ कथन है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा या सामुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तरे बालस्य भाषा विकास है सर्वतो महत्वपूर्णमस्ति। प्राथमिक स्तर पर बालक के लिए भाषा विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए व्याकरण का ज्ञान होना। ऑप्शन बी भाषा समृद्ध वातावरण। ऑप्शन सी भाषा या पाठ्यपुस्तकम। ऑप्शन डी बालस्य आकलनम। तो बच्चे को प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास में क्या महत्वपूर्ण है, व्याकरण का ज्ञान होना, या भाषा समृद्ध वातावरण, या भाषा या पाठ्यपुस्तक, यानी कि भाषा में पाठ्यपुस्तकों का ज्ञान होना और बालक का आकलन करना। तो प्राथमिक स्तर पर बालक के भाषा विकास में जो महत्वपूर्ण है वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषा का समृद्ध वातावरण होना चाहिए। तो समृद्ध तो बेस्ट पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, तो समृद्ध वातावरण होना चाहिए। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पत्राधानम एक उदाहरणम अस्ति। पत्राधानम एक किसका उदाहरण है, पोर्टफोलियो किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन ए स्वतः आकलन से स्वयं का आकलन करना। ऑप्शन बी शिक्षक का आकलन से शिक्षक का आकलन करना। ऑप्शन बी उभया स्वतः आकलन से शिक्षक का आकलन से। ऑप्शन डी राजबोर्ड द्वारा आकलन से राजबोर्ड द्वारा आकलन किया जाए, शिक्षक का आकलन हो, स्वयं का आकलन हो छात्र का। तो पत्राधान जो पोर्टफोलियो है उसमें सभी पहलुओं का आकलन किया जाता है, चाहे छात्र हो चाहे शिक्षक हो। तो उभयता दोनों का आकलन हो, उभय मानी दोनों, स्वतः मानी स्वयं, आकलन से शिक्षक का, यानी कि स्वयं शिक्षक का और छात्र का दोनों का आकलन होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन क्या है। वर्ग पहेलिका क्रीडता वर्धती। वर्ग पहेली खेलने से क्या वृद्धि होती है। तो कौन सी वृद्धि होती है। ऑप्शन ए श्रवण कौशल की, जब वर्ग पहेली को आप फिल करें और उसमें खेलें तो क्या श्रवण कौशल होगा, श्रवण कौशल नहीं होगा। ऑप्शन बी लेखन कौशल में भी वृद्धि नहीं होगी। ऑप्शन सी शब्द ज्ञानम होगा। ऑप्शन डी साहित्यार्थम होगा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो वर्ग पहेली से बच्चे में क्या वृद्धि होती है। तो वर्ग पहेली से बच्चे में जो शब्दों को फिल किया जाता है तो शब्द ज्ञान में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भाषा या अक्षर ध्वनि संबंध स्थापना द्वारा पठत अध्यापनम अस्ति। तो भाषा के अक्षर ध्वनि संबंध में, यानी अक्षर में और ध्वनि संबंध के द्वारा अध्यापन कराया जाना चाहिए। तो क्या किस विधि से, क्या कौन सी विधि है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विधि से।
ऑप्शन बी शाब्दिक विधि से, ऑप्शन सी समग्र भाषा विधि से, ऑप्शन डी आंशिक भाषा विधि से। तो बताएं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो अक्षर और ध्वनि जब लिखेंगे आप तो डायरेक्ट मेथड होगा? नहीं भैया, शाब्दिक विधि होगी, वो शब्द लिखे जाएंगे तो उसमें अध्यापन कराया जाएगा। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा शाब्दिक विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। छात्रा गरुण विषय एक कविता। छात्र एक गरुण विषय की कविता है। पठितुम आरम्भते, उसे पढ़ते समय। पठनात् पूर्व शिक्षक से, उसके बाद शिक्षक। महत्वपूर्ण कार्य अस्ति, शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। तो बताएं, ऑप्शन ए छात्रान प्रति कठिन शब्दाना अर्थ ज्ञानम कथनम। छात्र जो है वो छात्र के प्रति जो कठिन शब्द होते हैं उनका अर्थ का उनके अर्थ के बारे में बताना। ऑप्शन बी कवि विषय अधिक विवरण छात्रम दात्यम। कवि के द्वारा जो विषय होता है अधिक विवरण किया जाए छात्रों के द्वारा, इन छात्रों से कराया जाए। ऑप्शन सी कविताया विद्यमानां कठिन शब्दानां रेखांकितं कर्तु छात्रं प्रति कथनम। कविता में जो कठिन शब्द होते हैं उनके लिए रेखांकित किया जाए। ऑप्शन डी गरुण विषय छात्रं प्रति चर्चाया कृति कथनम। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गरुण विषय से संबंधित छात्रों के प्रति चर्चा कराई जाए और कथन किया जाए, यानी कि कथन किया जाए। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। विद्यालय यथार्थतया आंग्ल भाषा शिक्षकाय महत्वपूर्ण अंगम अस्ति। विद्यालय में आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा में शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो बताएं महत्वपूर्ण अंग क्या है। ऑप्शन ए तद स्थानीय शिक्षक के उपस्थिति, उसके बाद शिक्षक की उपस्थिति। ऑप्शन बी अनुपूर्व व्याकरण नियमनम शिक्षण, व्याकरण के नियमों को जानना। ऑप्शन सी शुद्ध उच्चारण शिक्षण, शिक्षण शुद्ध उच्चारण करना। ऑप्शन डी भाषा प्रयोगार्थम अवसर। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो भाषा प्रयोग के अवसर दिए जाएं छात्र के लिए। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषा या प्रयोगार्थम अवसर, भाषा प्रयोग के अवसर दिए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। समुचित भाषा कौशल क्रम मन्यते। समुचित भाषा कौशल कौन सा क्रम है। तो भाषा कौशलों का सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए श्रवण पठन भाषणम लेखनम। ऑप्शन बी भाषणम श्रवणम पठनम लेखनम। ऑप्शन सी श्रवणम भाषणम लेखनम पठनम चा। ऑप्शन डी श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम चा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सुनना बोलना पढ़ना लिखना। तो श्रवण भाषणम पठनम लेखनम, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। सुबोपली यानी कि LSR और W, लिसन स्पीक रीड और राइट, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। प्रतिपुष्टि अस्ति। प्रतिपुष्टि क्या है। फीडबैक है। फीडबैक क्या है। तो बताएं, ऑप्शन ए उभया शिक्षक शिक्षार्थी कृति स्व 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 विकासार्थम। ऑप्शन बी मात्राण पित्राण कृत्य तेषा बालन गृह कार्यम का परीक्षा प्रसूत प्रथम चा। ऑप्शन सी शिक्षार्थिना कृत्य अधिगम विकासाय। ऑप्शन डी शिक्षक शिक्षकाणाम कृत्य अध्यापन विकासाय। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। फीडबैक एक है, यानी कि प्रतिपुष्टि एक है, क्या है। छात्र और शिक्षक दोनों का विकास होता है फीडबैक से। ऑप्शन बी माता पिता और बालक को जो गृह कार्य दिए जाते हैं तो माता पिता उसकी परीक्षा लेते हैं बच्चे गृह कार्य के द्वारा। ऑप्शन सी शिक्षार्थी के शिक्षार्थियों के लिए विकास में अधिक आवश्यक है फीडबैक। शिक्षण कृत्य अध्यापन अध्यापन विषय में आवश्यक है शिक्षण कार्य। तो भैया जो फीडबैक दिया जाता है वो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए अति आवश्यक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, उभया। उभया बोले तो दोनों के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संस्कृत अध्यापन श्रव्य दृश्य साधन वेदिते। संस्कृत अध्यापन में श्रव्य और दृश्य साधन कौन सा है, यानी कि सुनने वाला और देखने वाला। ऑप्शन ए प्रतिकृति, ऑप्शन बी श्यामपट, ऑप्शन सी दूरदर्शनम, ऑप्शन डी ध्वनि अभिलेख। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो सिर्फ सुनना और दृश्य दोनों का जो साधन है वो है दूरदर्शनम, टेलीविजन। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। संस्कृत भाषा शिक्षण समय नगरस्य भौगोलिकी
स्थितिं गंतुं कस्य अधिगम साधनस्य प्रयोगा कुरुतु शक्यते। तो संस्कृत भाषा शिक्षण के समय नगर और भौगोलिक स्थिति के बारे में कौन सा अधिगम साधन प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा साधन होता है? ऑप्शन ए मानचित्रस्य, ऑप्शन बी रेखाचित्रस्य, ऑप्शन सी पत्रकस्य, ऑप्शन डी श्यामपट्टस्य। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है नगर और भौगोलिक के बारे में। तो नगर और भौगोलिक को जो दर्शाया जाता है उसका जो साधन है वो हो जाएगा मानचित्र। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसे मानचित्र के द्वारा ही दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। पाठ पाठ्य पुस्तकस्य स्थान शिक्षण महत्वपूर्ण विद्यते। तो पाठ्य पुस्तक में शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का शिक्षण में क्या महत्वपूर्ण है, इस कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए बालकानां ज्ञानस्य सीमाएं विस्तारते, बालकों के ज्ञान की जो सीमा है उसका विस्तार किया जाए। ऑप्शन बी व्यवहारिक ज्ञानस्य संपादन, व्यवहारिक ज्ञान का संपादन किया जाए। ऑप्शन सी छात्रेषु स्वाध्याय प्रति रुचि रुचित पादनाय, छात्रों के स्वाध्याय में के प्रति रुचि होनी चाहिए। ऑप्शन डी उपयुक्त कथना सर्वेषां उद्देश्य संपादन, उपयुक्त कथन सभी कथन उद्देश्य ठीक है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो पाठ्य पुस्तक में जो महत्वपूर्ण शिक्षण कार्य में जो उद्देश्य है बालकों की ज्ञान की सीमा का विस्तार किया जाए, व्यवहारिक ज्ञान को संपादन किया जाए, छात्रों में स्व अध्याय के प्रति रुचि की जाए, इसलिए उपयुक्त सभी कथन ठीक हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सर्वेषां उद्देश्यम संपादकम, उपयुक्त सभी उद्देश्य ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन कौन सा है। शिक्षण विधिना, शिक्षण की जो विधि है समीकरणे शिक्षस्य उन्नतीकरणे च सहायक भवति। शिक्षण की जो विधियां हैं समीकरण शिक्षण कार्य में उन्नति हैं उन्नति करती हैं, चा सहायक उन्नति करने में कौन सी सहायक है, क्या चीज सहायक होती हैं? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक होती है सहायक, ऑप्शन बी मूल्यांकन होता है, ऑप्शन सी गृह कार्य, ऑप्शन डी अध्यापनम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो शिक्षण विधि में जो समीकरण होता है शिक्षण से में उन्नति करने में क्या चीज सहायक है, तो वो है मूल्यांकन। बच्चे का मूल्यांकन करना चाहिए उन्नति करने के लिए। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छात्राणा दैनिक कार्य, छात्रों के जो दैनिक कार्य होता है दैनिक कार्य होते हैं सर्वासा परीक्षणम मूल्यांकन भवेत। तो उनका सभी रूपों में परीक्षण मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो कैसे मूल्यांकन किया जाए उस बच्चे का? तो ऑप्शन ए आंतरिक मूल्यांकन किया जाए, ऑप्शन बी बाह्य मूल्यांकन होता है, ऑप्शन सी सतत मूल्यांकन होता है, ऑप्शन डी परीक्षा होती है। तो बच्चों को जो दैनिक कार्य के लिए क्या किया जाए, उनको ज़्यादा सीख जाएं जिससे कि परीक्षा यानी कि कौन सा मूल्यांकन होता है, तो वो होता है सतत मूल्यांकन। यानी कि बच्चे का लगातार मूल्यांकन होना चाहिए, सतत या निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संस्कृत मौखिक परीक्षा, संस्कृत की जो मौखिक परीक्षा होती है कस्य कौशल मूल्यांकन कर्तुम शक्यते। तो कौन सा कौशल मूल्यांकन के लिए आवश्यक है, यानी कि मौखिक परीक्षा के लिए कौन सा कौशल मूल्यांकन के लिए अति आवश्यक है, कौन सा कौशल होता है? तो किसकी बात आ रही है, मौखिक परीक्षा की बात आए तो ऑप्शन ए श्रवण सुनने के माध्यम से, ऑप्शन बी पढ़ने के माध्यम से, ऑप्शन सी भाषण बोलने के माध्यम से, ऑप्शन डी लेखन से लिखने के माध्यम से। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब मौखिक परीक्षा की बात आए तो मौखिक परीक्षा किससे होती है, मुंह से नहीं बोलने वाली बात नहीं आएगी भैया, क्योंकि जब मुंह से बोलेगा बच्चा तो किस पे लिखेगा, ये लिखी ही बात कोई तो बोलेगा। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लिखने के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति। भाषा अध्ययन में अंतिम प्रयत्न है, तो भाषा अध्ययन में अंतिम प्रयत्न कौन सा है? ऑप्शन ए भाषण, ऑप्शन बी लेखनम, ऑप्शन सी वाचनम, ऑप्शन डी श्रवणम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो भाषा कौशल की बात करें तो कौशल का जो फार्मूला है वो है सुबोपली, सुबोपली। सु से हो जाएगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो कौन सा अंतिम कौशल है, तो वो है लिखना। तो लिखना की बोला तो लेखनम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा लेखनम। ऑप्शन यानी कि बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है।
बाला सहजताय भाषा अधिग्रहणं कुर्वन्ति यदि बाला, बालक सहज रूप से भाषा को अधिग्रहण करता है यदि बालक, कब, क्या हो बालक में। ऑप्शन ए, अनेकाभि भाषाभि परिचिता भवन्ति यासाम उपस्थिति तेषाम अभिव्यक्ति वातावरणे। अनेक भाषा को परिचित हो, अनेक भाषाओं से परिचित हो बच्चा, ये सब उपस्थिति, सभी भाषाओं की उपस्थिति जानता हो, तेषाम अभिव्यक्ति वातावरण, और उसके वातावरण के बारे में भी जानकारी हो। ऑप्शन बी, एक तन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, एक इलेक्ट्रॉन का माध्यम हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, मुद्रित प्रसार माध्यम यानी कि प्रसार का माध्यम भी हो, परिपृष्ठता भवंती यानी कि प्रसार का माध्यम हो। ऑप्शन सी, तस्य भाषाए व्याकरण संचरणाभि से परिचिता भवंती, बच्चा भाषा व्याकरण की जो पद्धति है उससे परिचित हो। ऑप्शन डी, एकस्मिन् काले एक आया एवं भाषाएं परिचित एवं, एकस्मिन् काले एक भाषा से परिचित होना चाहिए, एक ही भाषा से परिचित हो। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो अनेक भाषाएं परिचित, बच्चा अनेक भाषाओं से परिचित होता है, बच्चा अनेक भाषाओं से परिचित होता है, या आसाम उपस्थित ये शाम अभिव्यक्ति वातावरण, और उसके वातावरण से भी परिचित होता है। क्योंकि जब सहज भाषा की बात आ जाए तो वातावरण आ जाएगा, क्योंकि बच्चा जब भाषा को अर्जित करता है, अधिग्रहण करता है, तो वातावरण से करता है, अपने माता पिता से करता है। इसलिए ऑप्शन ए का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। देखें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, एकस्य पाठस्य पठन विषय अधुलिखितेषु किम सर्वाधिक महत्वपूर्ण। एक पाठ से पठन विषय पढ़ते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो पाठ को पढ़ते समय कौन सा विषय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, विराम चिन्हों पर ध्यानम, विराम चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन बी, लिखित पाठ से अर्थ प्राप्ति, लिखित पाठ का अर्थ प्राप्त करना चाहिए। ऑप्शन सी, शुद्धोच्चारण सहितम पाठ से उच्च पठनम, शुद्धोच्चारण करते समय शुद्ध उच्चारण सहित पाठ को पढ़ना चाहिए। ऑप्शन डी, पाठ से प्रत्येक शब्द से पठनम, पाठ के प्रत्येक शब्द को पढ़ना चाहिए। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि पढ़ते समय जो लिखित पाठ है उसको अर्थ प्राप्त करें, यानी कि जो चीज़ लिखी हुई है उसको अर्थ सहित याद करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, नोआम चॉम्स्की मतानुसार भाषा या कृत्य बालानाम सहजता दक्षिति। तो क्या है, नोआम चॉम्स्की के मतानुसार भाषा सीखने में बालक की सहज क्षमता होती है। तो क्या होती है, किससे करता है। तो बच्चा अनुकरण से सीखता है, बी रूपांतरण से सीखता है, ऑप्शन डी अनुवाद से सीखता है, ऑप्शन डी अधिग्रहण से सीखता है। तो नोआम चॉम्स्की बताते हैं कि बच्चा भाषा अर्जित करता है, बच्चा भाषा अधिग्रहण करता है, इक्विजेशन करता है। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, भाषा अधिग्रहण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बालान शिक्षका चित्रांकन रंग कार्यम च करोतु प्रोत्साहितम एवं सा। प्रारंभिक स्तर पर बालक शिक्षका चित्रांक यानी कि शिक्षका जो चित्रांकन और चित्रों में रंग भरने के लिए कहती है, किस चीज़ से प्रोत्साहित होता है बच्चा। तो क्या प्रोत्साहित होता है। ऑप्शन ए, सूक्ष्म मोटर कौशल से विकास करोती। ऑप्शन बी, उदीय मनानाम बाल कलाकारणम कृत्य अवसर ददाती, बच्चों के लिए बाल कलाकारी के लिए अवसर देना चाहिए। ऑप्शन सी, सामान्यतः छात्रम कार्य स्तन कर दी, सामान्यतः छात्रों के लिए कार्य कराए जाएं। ऑप्शन डी, कक्षाया नीरवता स्थापित विद्यार्थी कार्य स्थान करोती, कक्षा की जो नीरवता होती है उसको स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों से कार्य कराए जाएं। तो प्रारंभिक स्तर पर जो चित्र बच्चा बनाता है, रंग भरता है उनमें, तो क्या चीज़ प्रोत्साहित होती है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। वो है सूक्ष्म मोटर कौशल विकास करोती, यानी कि लिखित कौशल का विकास होता है। क्योंकि हाथ से बच्चा जो लिखता है तो क्या चित्रों को जो बनाएगा तो हाथ से बनाएगा, तो सूक्ष्म मोटर कौशल विकास करोती, सूक्ष्म मोटर कौशल का विकास होता है, यानी कि हस्तलिखित कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। मौखिक भाषा कौशल, मौखिक भाषा कौशल में कौन सी विकास है, यानी कि मौखिक भाषा कौशल के में किस चीज़ में विकास होता है बच्चे का। निम्नलिखित का प्रयोग सर्वाधिक उपयोग भविष्य थी, किस प्रयोग के द्वारा सर्वाधिक उपयोगी है, कौन सा प्रयोग उपयोगी है। ऑप्शन ए, नाटाय अभिनम सहयोग, मौखिक कौशल की बात आ रही है तो नाटक का अभिनय करना चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षक से पठनार्थम पाठ्यपुस्तकम एकस्य पाठस्य सामूहिक रूपेण पठनम, शिक्षक के लिए पाठन पढ़ाते समय पाठ्यपुस्तकों का
सामूहिक रूप से पठन कराना चाहिए, सामूहिक रूप से पढ़ानी चाहिए। ऑप्शन सी, शिक्षकम अनु सामूहिक रूप से, शिक्षक के लिए सामूहिक रूप से शब्द उच्चारण अभ्यासम, यानी कि शुद्ध उच्चारण का, शब्दों का शुद्ध उच्चारण कराया जाना चाहिए। तो बताएं मौखिक कौशल की बात करें तो बच्चे में मौखिक कौशल कब विकसित होगा? तो बच्चे में जो मौखिक कौशल है वो होगा नाटक का अभिनय साथ साथ कराया जाए। इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाटक अभिनय सहभाग, नाटक में भाग लेना चाहिए, नाटक का जो अभिनय है उसमें भाग लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधुलिखितेषु की बालिका भाषा दक्षताएं आकलन नियम प्रभावकारी भक्ति। तो निम्न में से बालक के भाषा दक्षता में आकलन के लिए न्यून माने कम से कम प्रभावकारी है। तो कम से कम प्रभावकारी क्या है? ऑप्शन ए, कथा लेखनम, यानी कि कथा को लिखना। ऑप्शन बी, व्रत वर्णनम, व्रत का वर्णन करना। ऑप्शन सी, श्रुत लेखनम, सुनकर लिखना। ऑप्शन डी, कथा कथनम, यानी कि कथा को कहना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो सबसे जो आकलन में बच्चे के लिए जो प्रभावकारी है वो है श्रुत लेखनम, यानी कि इमला, जैसे कि सुनकर लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्याकरण पाठ्यतु निम्नलिखित प्रश्नों का प्रभावकारी मार्ग। व्याकरण पढ़ते समय निम्न में से क्या प्रभावकारी है? ऑप्शन ए, पाठस्य अनुवाद समय व्याकरण नियमानां पाठनम, पाठ को अनुवाद करते समय व्याकरण के नियमों की जानकारी होना, नियमों को पढ़ना। ऑप्शन बी, एकस्य विशिष्ट व्याकरण पुस्तक के आधार व्याकरण पठनम, एक विशिष्ट व्याकरण पुस्तक को आधार मानकर व्याकरण को पढ़ना। ऑप्शन सी, संदर्भानुसार व्याकरण ये नियमानाम आविष्कारम भविति, संदर्भ के अनुसार व्याकरण के नियमों को देखना, उनको पढ़ना, उनकी जानकारी होना। ऑप्शन डी, आधो व्याकरणम पठनाम पश्चाताम उदाहरणम, यानी कि व्याकरण के नियमों को पढ़ना और उसके बाद उदाहरण देखना। क्या चीज़ प्रभावकारी है? तो बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या है? तो हमने बताया संदर्भानुसार, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। संदर्भानुसार व्याकरण को पढ़ना चाहिए, ये नियमानाम आविष्कार, उसके बाद नियम की जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? सामाजिक विनिमय यति सिद्धांत किन सम्मता, यानी कि सामाजिक विनिमय, सामाजिक वार्ता, सामाजिक संस्कृति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, स्किनर। ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की। ऑप्शन सी, कोहलबर्ग। ऑप्शन डी, पाणिनि। तो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी बताई थी, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत बताया था, स्किनर ने RS थ्योरी बताई थी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बताया था। बच्चे कौन? वाइगोत्स्की साहब। तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक विनिमय से संबंधित सिद्धांत बताया था, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए कौशल हैं। तो ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए कौशल कौन से हैं? ऑप्शन ए, भाषण श्रवणम। ऑप्शन 2, श्रवण पठनम। ऑप्शन 3, लेखन श्रवणम। ऑप्शन 4, पठन लेखनम। तो ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए कौशल कौन कौन से हैं? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो ध्वनि विज्ञान की बात करें तो सुनना और बोलना ये ध्वनि विज्ञान से संबंधित हैं। ध्वनि तो भाषणम, यानी कि भाषणम और श्रवणम, बोलना और सुनना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है? लिपि विज्ञान से जुड़े हुए कौशल कौन कौन से हैं? लिपि बोलना तो लिखने से जुड़े कौन कौन से कौशल हैं? ऑप्शन ए, श्रवण भाषणम। ऑप्शन 2, भाषणम लेखनम। ऑप्शन सी, पठनम भाषणम। ऑप्शन 4, पठनम लेखनम। तो लिपि यानी कि लिखे कौन कौन से कौशल जाते हैं? तो लिखित कौशल की बात करें तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो वो हो जाएगा पढ़ना और लिखना, पठन ये लिपि से संबंधित हैं। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है बुद्धि में इनपुट है, यानी कि बुद्धि में इनपुट का मतलब अंदर ग्रहण करना, ग्रहणात्मक कौशल, ग्रहणात्मक कौशल, इनपुट का मतलब ग्रहणात्मक कौशल। तो बताएं ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हैं? आउटपुट का मतलब अभिव्यंजनात्मक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो बुद्धि में इनपुट कौन से हैं? ऑप्शन ए, श्रवण कौशल। ऑप्शन 2, पठनम। ऑप्शन 3, भाषणम। ऑप्शन 4, पठन और श्रवणम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है?
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो पढ़ना और सुनना ये इनपुट हैं। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा पठनम और श्रवणम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला, भाषणम कौशलम हेतु आवश्यक नहीं। भाषण कौशल, बोलना कौशल हेतु आवश्यक नहीं है। किस चीज में आवश्यक नहीं है? भाषा क्रीड़ा, खेलते समय, ऑप्शन 2 अभिनय करते समय, ऑप्शन 3 संभाषण बोलते समय, ऑप्शन 4 विद्युता में। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विद्युता, क्योंकि संभाषण हम बोलना, अभिनय बोलने के माध्यम से, भाषा कीर्णा बोलना, तो ये भाषण कौशल के लिए आवश्यक हैं। लेकिन विद्युता जो है वो भाषण कौशल के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला, छात्रों द्वारा नहीं किया जाता। तो छात्रों द्वारा नहीं किया जाता, क्या नहीं किया जाता है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो छात्रों द्वारा क्या चीज़ नहीं की जाती है? तो ऑप्शन ए आदर्श वाचन, ऑप्शन 2 अनुकरण वाचन, ऑप्शन 3 मौन वाचन, ऑप्शन 4 सम्मिलित वाचन। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। छात्रों द्वारा नहीं किया जाता, क्या नहीं किया जाता छात्रों द्वारा, बताएं। तो छात्रों द्वारा क्या नहीं किया जाता? तो छात्रों द्वारा आदर्श वाचन नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुकरण वाचन होता है, मौन वाचन होता है, सम्मिलित वाचन होता है, लेकिन आदर्श वाचन छात्रों द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन क्या है। भाषा कौशल के 4 सोपानों का क्रम है। तो भाषा कौशल के 4 सोपानों का क्रम क्या है? बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। पठन लेखन भाषण श्रवणम, 2 लेखन पठन श्रवणम भाषा, 3 श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम, ऑप्शन 4 भाषा श्रवणम पठनम और लेखनम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4 सोपान, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है मौखिक अभिव्यक्ति किस कौशल का उद्देश्य है? अभिव्यक्ति यानी कि मौखिक प्रोडक्शन यानी कि उत्पादक कौशल कौन से हैं? ऑप्शन ए श्रवणम कौशलम, 2 भाषण कौशलम, ऑप्शन 3 पठनम कौशलम, ऑप्शन 4 लेखन कौशलम। तो उत्पादक कौशल कौन से हैं, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल कौन से हैं? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है भाषण कौशलम। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है पठन कौशल के विकास के लिए श्रेष्ठ पद्धति है। तो पठन कौशल के विकास के लिए श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? ऑप्शन ए अक्षरबोध पद्धति, ऑप्शन 2 पद पद्धति, ऑप्शन 3 वाक्य पद्धति, ऑप्शन 4 कथा पद्धति। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो पठन कौशल के लिए कौन सी विधि आवश्यक है? बताएं इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो वो वाक्य पद्धति, कथा पद्धति, अक्षरबोध पद्धति। तो ये कठन यानी कि ये पठन कौशल के लिए आवश्यक नहीं है। पठन कौशल के लिए जो विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धति है वो है पद पद्धति। तो ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा पद पद्धति, पद पद्धति। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। इस कौशल में वर्तनी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। किस कौशल में वर्तनी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है? ऑप्शन ए श्रवण में, ऑप्शन 2 भाषण में, ऑप्शन 3 पठन में, ऑप्शन 4 लेखन में। तो किस कौशल में वर्तनी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है? तो वर्तनी बोले तो शुद्धता, तो किस कौशल में शुद्धता को महत्व दिया जाता है? लेखन में वर्तनी को महत्व अधिक दिया जाता है। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा लेखनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। श्रुत्वा अर्थग्रहणम यानी कि सुनकर अर्थ ग्रहण करना किस कौशल का उद्देश्य है? तो सुनकर अर्थ ग्रहण करना, जब अर्थ ग्रहण की बात आ जाए तो ऑप्शन ए श्रवण कौशल, ऑप्शन 2 पठन कौशल, ऑप्शन 3 भाषण कौशल, ऑप्शन 4 लेखन कौशल। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। श्रुत सुनकर अर्थ ग्रहण करना किस कौशल का उद्देश्य है? तो सुनकर ग्रहण करना, तो वो है सुनकर ग्रहण करना किस कौशल का उद्देश्य है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो अर्थ ग्रहण की बात आए, अर्थ ग्रहण की बात आए तो पठन कौशल हो जाएगा। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। पठन कौशल की सबसे प्राचीन विधि है। तो पठन कौशल की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? ऑप्शन ए अक्षरबोध विधि, ऑप्शन 2 पद विधि, ऑप्शन 3 वाक्य पद्धति, ऑप्शन 4 कथा पद्धति। तो बताएं पठन कौशल की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? तो पठन कौशल की सबसे प्राचीन विधि है वो अक्षरबोध विधि, क्योंकि बच्चा सर्वप्रथम अक्षरों को ही सीखता है, उसके बाद पद वाक्य कथा ये बात की बात है। सर्वप्रथम जो बच्चा सीखेगा वो अक्षरों को सीखता है।
तो अक्षर बोध विधि है। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है लेखन कौशल की विधि नहीं है। अब लेखन कौशल की विधि कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए दृष्टि लेखन विधि, ऑप्शन 2 पद पद्धति विधि, ऑप्शन 3 श्रुत लेखन विधि, ऑप्शन 4 अक्षर अनुकरण विधि। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है पद पद्धति विधि। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। दृष्टि लेखन देखकर लिखना, श्रुत लेखन सुनकर लिखना, अक्षर अनुकरण अक्षरों का अनुकरण करना, तो ये सब लेखन से संबंधित है। लेकिन पद पद्धति ये लेखन से संबंधित नहीं है, ये पढ़ने से संबंधित है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण में व्याख्या का अंग नहीं है। तो व्याकरण शिक्षण में व्याख्या का अंग नहीं है, क्या नहीं है? ऑप्शन ए चर्चा करना, ऑप्शन 2 परिचर्चा करना, ऑप्शन 3 उदाहरण देना, ऑप्शन 4 प्रति उदाहरण देना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। व्याकरण शिक्षण में व्याख्या का अंग नहीं है, तो व्याख्या का क्या अंग नहीं है? तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो वो है परिचर्चा करना, चर्चा यानी कि परिचर्चा करना। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है महाभाष्य में व्याकरण शिक्षण की किस विधि का प्रयोग किया गया था। तो महाभाष्य में व्याकरण शिक्षण की किस विधि का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए सूत्र विधि, ऑप्शन 2 व्याख्या विधि, ऑप्शन 3 आप यकृत विधि, ऑप्शन 4 पारायण विधि। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। महाभाष्य में व्याकरण शिक्षण की किस विधि का प्रयोग किया गया था। तो महाभाष्य में व्याकरण शिक्षण की व्याख्या विधि का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याख्या विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अगला क्वेश्चन क्या है। व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है। ऑप्शन ए आर्यकृत विधि, ऑप्शन 2 सूत्र विधि, ऑप्शन 3 आगमन निगमन विधि, ऑप्शन 4 समवाय विधि। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो व्याकरण शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वो है आगमन निगमन विधि, उदाहरण से नियम की ओर। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आगमन निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है श्री राम कृष्ण गोपाल भंडारकर इसके प्रवर्तक कौन है। श्री राम कृष्ण गोपाल और भंडारकर इसके प्रवर्तक कौन हैं। ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन 2 निगमन विधि, ऑप्शन 3 व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन 4 अनौपचारिक विधि। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा व्याकरण अनुवाद विधि। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याकरण अनुवाद विधि इसके प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है काठिन्य निवारण सुकराती विधि। तो कठिन निवारण के लिए सुकराती विधि कौन सी है। तो सुकरात ने कौन सी विधि बताई थी। ऑप्शन ए उद्बोधन विधि, ऑप्शन 3 प्रवचन विधि, ऑप्शन 3 स्पष्टीकरण विधि, ऑप्शन 4 प्रश्नोत्तर विधि या संवाद विधि। तो सुकरात ने जो विधि बताई थी, सुकराती जो विधि है वो है संवाद विधि या प्रश्नोत्तर विधि। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि या संवाद विधि। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है गद्य शिक्षण में पहले पाठ होता है। तो गद्य शिक्षण में पहले पाठ क्या होता है। ऑप्शन ए आदर्श वाचन होता है, ऑप्शन 2 अनुवाचन होता है, ऑप्शन 3 मोहन वाचन होता है, ऑप्शन 4 सम्मित वाचन होता है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। गद्य शिक्षण में पहले पाठ होता है, किसका पहले पाठ होता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो पहले होता है आदर्श वाचन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा गद्य शिक्षण के लिए। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन काव्य शिक्षण में रस की अनुभूति किस स्थान पर होती है। तो काव्य शिक्षण में रस की अनुभूति किस स्थान पर होती है। ऑप्शन ए प्रस्तुतिकरण पर, ऑप्शन 2 काठिन्य निवारण पर, ऑप्शन 3 सस्वर वाचन पर, ऑप्शन 4 पाठ प्रवर्धन पर। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। काव्य शिक्षण में रस की अनुभूति किस स्थान पर होती है। तो काव्य शिक्षण में रस की जो आनंद की जो अनुभूति होती है, तो बच्चा जब स्वस्वर पाठन करें, सभी मिलकर के स्वस्वर वाचन करें, तो इसलिए ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा स्वस्वर वाचन। एक साथ मिलकर सभी वाचन करें तो रस की अनुभूति प्रस्तुत होती है। नेक्स्ट देखा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निगमन विधि का सूत्र नहीं है। तो निगमन विधि का कौन सा सूत्र नहीं है। ऑप्शन ए नियम से उदाहरण की ओर, ऑप्शन 2 सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन 3 प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ऑप्शन 4 सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो निगमन विधि का सूत्र नहीं है। तो निगमन विधि का सूत्र जो है ये नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, स्थूल सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये सब किसके उदाहरण है। ये निगमन विधि के उदाहरण है। लेकिन प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर ये आगमन विधि का उदाहरण है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। अगर होता प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर तो हो जाता निगमन विधि, इसलिए ये आगमन विधि का उदाहरण है। तो
इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है काठिन्य निवारण पर विशेष बल दिया जाता है। तो कठिन निवारण पर विशेष बल किस में दिया जाता है? ऑप्शन ए गद्य शिक्षण में, ऑप्शन 2 पद शिक्षण में, ऑप्शन 3 नाटक शिक्षण में, ऑप्शन 4 व्याकरण शिक्षण में। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? काठिन्य निवारण में किस पर विशेष बल दिया जाता है? तो काठिन्य निवारण में गद्य शिक्षण पर यानी कि गद्यांश पर अधिक बल दिया जाता है गद्य शिक्षण में। गद्य शिक्षण में। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है व्याकरण की पाठ्य योजना में महत्वपूर्ण सोपान है। तो व्याकरण की पाठ्य योजना में महत्वपूर्ण सोपान क्या है? ऑप्शन ए प्रस्तावना लिखना पहले, ऑप्शन 2 प्रस्तुतिकरण करना, ऑप्शन 3 नियमीकरण करना, ऑप्शन 4 सामान्यीकरण करना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो व्याकरण की पाठ्य योजना में सबसे महत्वपूर्ण जो सोपान है वो है प्रस्तुतिकरण। किस प्रकार से बच्चा प्रस्तुतिकरण करे, प्रस्तावना में कोई खास नहीं होता, नियमीकरण में कोई खास नहीं होता, सामान्यीकरण में खास नहीं होता, लेकिन प्रस्तुतिकरण करने में ये महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से उसका प्रस्तुतिकरण किया जाए। इसलिए ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। तो व्याकरण की पाठ्य योजना में महत्वपूर्ण सोपान है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों संस्कृत पेडागोजी से संबंधित 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी, आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें कि आपका स्कोर कितना रहा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।